नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे आज फिर एक मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि इस पर हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिससे अधिकांश याचिकाएं जो हाई कोर्ट में दायर हुई थी वो खारिज हो गई और केवल एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसी याचिका थी जिसपे हल्का सा आंशिक रिलैक्सेशन मिला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऐसी क्या याचिकाएं दायर हुई थी जो सबकी सब खारिज हो गई और केवल एक मुद्दे पे रिलैक्सेशन मिलना ये बताता है कि सरकार की इसमें बहुत बड़ी जीत हुई है। क्योंकि डबल बेंच से मामला निकलकर सामने आया है तो निश्चित तौर पर आगे जो मामले दायर हो सकते थे उनकी भी राह जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यदि इसको चुनौती देनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट में ही दिया जा सकता है। तो मैं कुछ साथियों के कहने पर ये डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं पूरे आदेश का अध्ययन करके 98 पेज का कि किन किन बातों को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी, उसमें सरकार की तरफ से शपथ पत्र में क्या बातें रखी गई और उसके बाद हाई कोर्ट का क्या निर्णय था वो तो आपको सबको पता ही है कि अधिकांश याचिकाएं खारिज हो गई हैं। तो अपन मूल तौर पर ये देख लेते हैं कि शॉर्ट में कि क्या क्या बातें रखी गई थी और क्या क्या मांग याचिका में की गई थी कि उन्हें ये लाभ दिया जाए। तो कुछ साथी जो थे जो देखिए याचिकाएं बहुत सारी लगी थी अलग अलग क्रम में, तो बहुत सारी याचिकाएं जो थी वो मिलती जुलती थी। तो मैं कुछ लोगों का नाम बता रहा हूं, उसी के साथ कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सेम टाइप का केस रहेगा। तो जैसे एक चिंताराम धीवर और अन्य ने लगाई थी, उनका ये था कि सीमित भर्ती परीक्षा हुई थी 2010 में, जब पंचायत के जो हमारे साथी थे, मैं तो खैर उस समय नियुक्ति मुझे मिली नहीं थी, तो उस समय तत्कालिक समय में 2010 में बलौदा बाजार और रायगढ़ में बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने सीमित भर्ती परीक्षाएं दिलाई और उसके बाद वो प्रधान पाठक के पद पर चले गए। सीमित भर्ती परीक्षा के माध्यम से उनका चयन हुआ। अन्य जिलों में बताया जाता है कि भर्ती परीक्षा रुक गई कुछ कारणों से, कहीं पर हाई कोर्ट में कुछ मामला दर्ज हो गया, ऐसा करके फिर बाद में ये हुआ कुल मिला के कि वो भर्ती परीक्षा पूरी हो नहीं पाई। तो उस कंडीशन में जो जिनका हो गया था वो रेगुलर टीचर मान लिए गए, प्रधान पाठक वो बन गए, वो उसी कैडर में चले गए रेगुलर टीचर में। और आज के डेट में उनकी जो सर्विस की गणना होती है स्कूल शिक्षा विभाग में 2010 से होती है और उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें इस बात को चुनौती दी गई थी कि 2019 का जो शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम है उसमें जो लाभ दिया जा रहा है, तो उनका कहना था कि इस लाभ देने से हमारा सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है क्योंकि हम सीमित भर्ती परीक्षा पास करके आए हैं और जो हमारे साथ परीक्षा में पास नहीं हो पाए अब उनके लिए भी रास्ता आगे का बना दिया गया है। तो उसको लेकर उन्होंने याचिकाएं दायर की थी। इसके बाद इसमें उनका कहना था कि हमको नुकसान हो रहा है। एक रविकांत पटेल जी हैं, उन्होंने जो 5 साल की बाध्यता थी उसको 3 साल जो सरकार ने किया उसको चुनौती दी थी उस नोटिफिकेशन को। उसके बाद भरत लाल गहरे जी हैं, ये भी शिक्षा कर्मी से प्रधान पाठक बने, इनका भी वही मांग था और इन्होंने भी 5 साल से 3 साल जो किया गया है सरकार के द्वारा उसको चुनौती दी थी और उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके अलावा संजय कुमार यादव, मधुसूदन टंडन, इनका भी मामला सेम ऊपर जैसा था। और शैलेश कुमार जी ने याचिका दायर की थी, उनका कहना था कि ये जो 3 साल वाला नोटिफिकेशन है उसको उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा था कि ये आर्टिकल 14 और 16 जो है भारतीय संविधान का उसका स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। राम गोपाल साहू, संतोष कुमार शर्मा, वेद प्रकाश तिवारी ये लेक्चरर हैं और सिंगल बेंच से इनकी याचिका खारिज हुई थी। इनकी मांग थी कि शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के तहत लेक्चरर से प्राचार्य पद पर भी पदोन्नति दी जाए, ये मांग थी क्योंकि जो अभी रिलैक्सेशन दिया गया एज रिलैक्सेशन उसमें प्राचार्य पद को शामिल नहीं किया गया है। जो 4 पद थे वो सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, शिक्षक, फिर जो शिक्षक हैं उनको लेक्चरर बनाने और मिडिल स्कूल एचएम बनाने के लिए ही 4 पदों पर ही जो है रिलैक्सेशन दिया गया था। तो इनकी मांग थी कि लेक्चरर से प्राचार्य के पद पर भी पदोन्नति का रास्ता खोला जाए। इसके अलावा सत्यदेव वर्मा और गिरीश ताम्रकार जी हैं, ये स्कूल शिक्षा विभाग कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के तौर पर हुई थी और लगातार ये प्रमोशन पाते पाते लेक्चरर तक पहुंचे हैं। सहायक शिक्षक के बाद ये यूनिटी बने, फिर प्राइमरी फिर हेड मास्टर बने और उसके बाद लेक्चरर बने। तो इनका ये कहना था कि अभी वर्तमान में 2019 में नियमों को चेंज करते हुए दोनों के लिए विकल्प खोले गए हैं। तो इनका जो हेड मास्टर का जो वो था समय था उसके भी सेवा की गणना को किया जाए
क्योंकि इन्होंने हेड मास्टर के पद पर भी दिया प्रमोशन लेने के बाद सेवाएं, और उसके बाद लेक्चरर के पद पर भी आए। और वर्तमान में 2019 में नियमों को परिवर्तित करते हुए जो है दोनों के लिए अलग अलग चैनल बना दिया गया। तो ये उनकी मांग थी, इसमें ही इनको रिलैक्सेशन मिला है। इसमें यह कहा गया है कि इनके हेड मास्टर के पद के भी अनुभव को गणना किया जाए, वहां से इनको वरिष्ठता दी जाए। इसके अलावा कुछ और साथियों ने लगाई थी। 2020 में जो संविलियन प्राप्त साथी हैं उन्होंने भी लगाया था कि उन्हें भी प्रमोशन का मौका दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से उनको भी प्रमोशन नहीं मिला है। वो पंचायत विभाग में थे तो तत्कालीन समय नहीं मिल पाया, अभी 2020 में उनका संविलियन हुआ है तो उनको भी शामिल किया जाए, ये भी है। इसके अलावा और जो मामले हैं उसमें पढ़ देता हूं। कोटा जो अलग अलग निर्धारित किया गया है, हेडमास्टर का, मिडिल स्कूल एचएम का, लेक्चरर का प्राचार्य के लिए, उसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जो कुछ याचिकाएं थी, कुछ साथी जो थे जो वही 98 बैच के, जिनको अलग अलग नाम से पुकारा गया। पहले शिक्षाकर्मी नाम दिया गया, बाद में फिर व्याख्याता, सहायक शिक्षक, शिक्षक ये पद बनाए गए। तो उनका कहना था कि जो प्राचार्य पद के लिए जो भी मतलब लगता है वो सारे क्वालिफिकेशन हमारे पास भी, तो हमको भी मौका दिया जाए। इसके अलावा 3 याचिकाएं ऐसी थी जिन्होंने प्रिंसिपल के पोस्ट पर हेड मास्टर मिडिल स्कूल के शिक्षकों को प्रमोशन देने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि प्राचार्य के लिए जो योग्यता लगती है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और वह हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन कार्य कराते हैं, जबकि मिडिल स्कूल के जो प्रधान पाठक होते हैं वो मिडिल स्कूल में सेवाएं देते हैं, उनका हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल से कोई नाता नहीं होता, तो उनको प्राचार्य बनाया जाना सही नहीं होगा। इस पर सरकार ने भी अपना तर्क प्रस्तुत किया है। और एक याचिका जो थी उसमें पिटिशनर का यह कहना था कि 2011 में से वो लेक्चरर के पद पर हैं और तत्कालिक समय में ऐसा होता था कि लेक्चरर का पद जो है उसको जो प्रमोशन दिया जाता था बीओ के पोस्ट पर दिया जाता था, और जो यूडीटी होते थे उनको प्रमोशन जो है एबीओ के पद पर दिया जाता था। वो इक्विवेलेंट मानते थे कि ये पद इसके इक्विवेलेंट है। तो लेक्चरर और एबीओ जो है तत्कालिक समय में उनके हिसाब से जो है सेम पोस्ट थे, और यूडीटी लेक्चरर का जो अगला प्रमोटिव पोस्ट होता था वो बीओ बनाया जाता था। तो इनकी मांग थी कि 75% पदों को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब सहायक संचालक पद के लिए आरक्षित रखा जाए। तो इतनी सारी याचिकाएं जो हैं अलग अलग नाम से लगाई गई थी। एक एक याचिका में सैकड़ों साथी थे और याचिकाएं भी अलग अलग लगी थी। सारी याचिकाएं अलग अलग समय पर लगती गई। हाई कोर्ट ने सबको क्लब किया और सबको क्लब करने के बाद जब अभी डिसीजन सुनाया तो एक साथ सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया, और केवल एक याचिका में आंशिक जो है वो कहना चाहिए लाभ दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि चूंकि वो हेड मास्टर के पद पर थे और बाद में लेक्चरर हुए तो उनकी जो वरीयता है, क्योंकि 2019 के भर्ती नियम में दोनों पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियम में बराबर समतुल्य माना गया है, तो उनकी गणना जो है वरिष्ठता की उसी पद से किया जाए। ये केवल आंशिक लाभ उनको मिला है, उसके लिए रूल फ्रेम करने को कहा गया है और बाकी सभी मामले खारिज हो गए। यदि शासन का शपथ पत्र पढ़ा जाए तो एक एक बिंदु पर शासन ने अपना होमवर्क करके बहुत मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो बेहतरीन ड्राफ्टिंग करके तैयार किया हाई कोर्ट में। और सारे वकील अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में जितने भी बड़े वकील हैं वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे। अगर आप नाम पढ़ेंगे तो सारे तमाम बड़े बड़े वकील, मैं कुछ के नाम पढ़ देता हूं जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे। जैसे वकील जो थे, मैं नीचे से पढ़ देता हूं उनका नाम। मनोज परांजपे, प्रतीक शर्मा, अंठानवे पेज का यह ऑर्डर, प्रफुल्ल भारत, तो सारे जितने भी वकील थे बड़े बड़े वो इस केस में हाजिर हुए थे अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और सबने अपने तरफ से
जो है बात रखी थी, उसके बाद भी खारिज हो गया। तो जो मोटा मोटा बात है वो मैं ये बता देता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को प्रतिस्थापित करने में सफल रही कि उनके द्वारा जो शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 बनाया गया है उसमें किसी भी प्रकार के रूल रेगुलेशन या संविधान की जो कंडिकाएं हैं उनमें किसी चीज का भी उल्लंघन, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं, उसका उल्लंघन नहीं किया गया है और सारी चीजें वैसे ही प्रतिस्थापित की गई हैं जैसा विधि या संविधान जो होता है वो कहता है कि ऐसा होना चाहिए। इसमें जो कुछ चीजें जो एलबी के लिए नुकसानदेह है, सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को हाई कोर्ट की डबल बेंच में प्रतिस्थापित करने में सफल रही कि जो सिविलियन दिया गया है, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है और अगर आप शपथ पत्र पढ़ेंगे तो उसमें भी है मेंशन और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें भी है कि जो सिविलियन दिया गया वो सिविलियन शर्तों के साथ दिया गया, ये बताते हुए दिया गया कि 2018 से ही सर्विस की गणना की जाएगी और उसको स्वीकार करते हुए सिविलियन लिया गया। तो पूर्व सेवा की गणना का जो दावा था वो कम से कम ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर, अगर लोगों को गुमराह ना किया जाए, कि हाई कोर्ट से वो खारिज हो चुका है। पूर्व सेवा की गणना का मामला हाई कोर्ट से खारिज हो चुका है। आज हमारे एक साथी हैं, वो लिखे भी थे एक ग्रुप में कि हाई कोर्ट से अब कम इसको हासिल नहीं किया जा सकता और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हाई कोर्ट के डबल बेंच से इस बात का बिल्कुल निराकरण हो गया है और निराकृत हो गई है याचिका कि सर्विस पूर्व सेवा की गणना का मामला जो है वो खारिज हो गया है। सरकार से बातचीत करके, सरकार को मना के, सरकार को बाध्य करके भले ही पूर्व सेवा की गणना की जा सकती है, लेकिन कोर्ट के जरिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अब इस मामले को चुनौती देनी है तो सुप्रीम कोर्ट में ही देना होगा। और हाई कोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया है, पूरा विचार विमर्श करके सरकार के शपथ पत्र के बाद हाई कोर्ट के डबल बेंच, डिवीजन बेंच के जज, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती देना इतना आसान नहीं रहेगा। तो कुल मिला के अपने आप को गुमराह करने वाली ही बात है और इसमें यह चीज हुई है कि पूर्व सेवा की गणना जो है कहीं ना कहीं खारिज हो गई। दूसरा, इसमें यह भी प्रतिस्थापित हो गया कि जो 2010 बैच के जो एचएम बने, प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, जो सीमित भर्ती परीक्षा से, उन्होंने जो अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी वो भी खारिज हो गया है। और सरकार ने इस बात को माना है कि हमने जो रूल रेगुलेशन बनाया है उसी के तहत प्रमोशन होगा और कोर्ट ने उस पर हरी झंडी दे दी है कि सारे चीज, जो सारे नियम बनाए गए हैं, शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम, उसी के तहत जो है वो प्रमोशन होंगे और उसमें जितने भी पद बांटे गए हैं उसको भी शासन की तरफ से जो शपथ पत्र में दिया गया था उसको हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। कहीं पर यह बात नहीं आई है कि इसमें आप कोई परिवर्तन कीजिए। जैसे पदों का जो विभाजन किया गया है कि एलबी कैडर के लिए इतने पद रखे जा रहे हैं, जिसको लेकर रेगुलर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि नहीं, उनको ऐसा लाभ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन ही 2018 में हुआ है और हम लोग बचे हुए हैं तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो शासन ने उसमें पूरी संख्या दी कि इतने पद जो हैं वो शिक्षक के खाली हैं, जिस पर प्रमोशन देने के लिए हमारे पास नियमित सहायक शिक्षक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्कूलों में वो पद खाली जा रहे हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसलिए हमने सोच समझकर एलबी को मौका दिया है और जो 3 साल का रिलैक्सेशन भी हमने दिया है, हमने उन्हीं पदों के लिए दिया है जिसमें व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी। हमने सभी पदों के लिए नहीं दिया है, बहुत सारे पद हैं विभाग में, लेकिन 4 ही पदों के लिए रिलैक्सेशन 3 साल का दिया है। सरकार ने यह जवाब दिया कि सिर्फ 4 पदों के लिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है और पढ़ाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो कोर्ट ने इस बात को सही ठहराया। तो ये एक हो गया। दूसरा ये हुआ कि जो पद का विभाजन किया गया कि एलबी कैडर के लिए इतने पद रहेंगे, रेगुलर कैडर के लिए इतने पद रहेंगे, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराया गया कि हमारे पास भी, तो सरकार उसमें भी शासन जो है प्रतिस्थापित करने में इस बात को सफल रही कि अपेक्षा अनुरूप अगर आप देखें, अनुपातिक रूप से देखें तो नियमित शिक्षकों का जो है कंपटीशन अभी भी बहुत कम है, क्योंकि उनके लिए जो
पद हैं जो रखा गया है, जैसे संख्या मान लीजिए 70% रखा गया है, तो उस 70% में जितना पद आ रहा है तो उनका कंपटीशन वहां पर कम रहेगा। जबकि सेम पोस्ट के लिए एलबी की अगर बात करें तो एलबी के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। जहां पर 50-50% दिया गया है वहां पर भी यह स्थिति है कि कंपटीशन जो है एलबी के लिए बहुत ज्यादा है, नियमित शिक्षकों के लिए नहीं है। और कुछ पदों पर तो नियमित शिक्षक दावेदारी करने के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक और शिक्षक के मामले में उन्होंने बताया। फिर जब शिक्षक और लेक्चरर की बात आई तो बताया गया कि इसमें भी हमने 70% पद उन्हें दिया है, जहां पर तो वहां पर भी जो है पर्याप्त मात्रा में पद उनके लिए छोड़े गए हैं। जहां पर 50-50% दिया गया वहां पर भी बताया गया कि नहीं, 50% हमने इनको अगर दिया है तो हमने बिल्कुल इस बात को तय कर लिया है पहले से ही कि कितने पद उनको मिलेंगे और कितनी संख्या में वो उपलब्ध है अभी, क्योंकि सरकार के पास सारे डाटा हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप सरल भाषा में समझें तो जो बात जिस चीज को मैंने शुरुआत में आपको बताई कि इन्होंने ये याचिका लगाई, इन्होंने ये याचिका लगाई, वो सारी चीजें डबल बेंच से खारिज हो गई हैं और एकदम क्लियर है अब कि शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम का आप अध्ययन कर लीजिए। मैंने उसको पहले भी बताया था, उसी के तहत ही प्रमोशन होगा। और उसके अतिरिक्त अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट से किसी प्रकार का कोई जो है बाधा आने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। यदि कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह केस बनाकर उसको सुप्रीम कोर्ट पे ले जाते हैं और अगर वहां से कोई स्टे मिल जाता है तो एक बार बाधा होगी, नहीं तो सरकार अगर चाहे तो 1 महीने के अंदर ये सारी पदोन्नति की प्रक्रिया जो है आराम से निपटाई जा सकती है और साथियों को लाभ मिल सकता है। तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन जानना चाह रहे थे उनके लिए मोटा मोटा ये मेरी तरफ से जानकारी है। यदि आपके कुछ सवाल हो जो मुझसे छूट गए हो बोलते बोलते तो आप पूछिएगा, मैं बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।